हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले आप सभी को पता है कि अभी तक हमने 11 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से जाना है। आज बारी है हमारे 12th चैप्टर की, जिसका नाम है एटम। अब एटम को हम लोग समझने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग 3 मॉडल्स को देखने वाले हैं। जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का जो मॉडल है, और तीसरा है बोर्स ने अपने पोस्टुलेट्स के अंदर क्या दिया और जो उन्होंने अपना मॉडल दिया हाइड्रोजन के लिए, उसमें क्या क्या चीजें थी, स्पेक्ट्रम किस तरीके से मिला, और जो आप सभी की लाइमन बाल्मर पाश्चन सीरीज है उनके अंदर किस तरीके से आप लोग लॉन्ग वेवलेंथ को निकालते हो या शॉर्ट वेवलेंथ को निकालते हो, उन सारी चीजों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जे थॉमसन का जो प्लम्पडिंग मॉडल है, बोहर्स के तीनों पोस्टुलेट्स को, और साथ ही साथ बोहर्स के पोस्टुलेट्स के बाद में हम लोग जानने वाले हैं किसको सर, वो जानेंगे कि यार किस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं nth ऑर्बिट के अंदर हमारी रेडियस कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग वेवलेंथ किस तरीके से निकालते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जे थॉमसन जी का जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल था उसके बारे में। कब दिया गया था? तो 1898 के अंदर ये आप सभी को मॉडल प्रोवाइड किया गया था। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें सिमिलरिटीज की गई थी, क्या चीजें थी, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने बोला था कि यार जिस प्रकार से आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन देखा है, तो वाटरमेलन के अंदर क्या होता है कि हमारा पल्प होता है और कुछ सीड्स होते हैं जो ब्लैक ब्लैक लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से वाटरमेलन के अंदर आपके पल्प होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी तरीके से इन्होंने बोला कि जब भी हम लोग किसी एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके जो पूरा वॉल्यूम होता है ना, उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसने ये बोल दिया पल्प के साथ, ठीक है। और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं वाटरमेलन के अंदर हमारे सीड्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे एटम के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो एम्बेडेड होते हैं, यानी कि वो उसी तरीके से होते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज of the atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom and the negative charge electrons are embedded in it like a seed in a watermelon, ठीक है। इन्होंने ये बोल दिया। अब इसका प्लम पुडिंग मॉडल नाम क्यों रखा गया? उसके पीछे का रीजन था कि जब ये कहानी चल रही थी 1898 के आसपास की थी, तो उस टाइम पे बाहर की जो कंट्रीज थे उसके अंदर एक केक बहुत ज्यादा फेमस था। उस केक के अंदर क्या होता था कि ब्रेड का हिस्सा होता था और ड्राई फ्रूट्स लगे होते थे। तो इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से हमने बोला है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इन्होंने बोला कि जिस तरीके से हम लोग उस ब्रेड की बात करते हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेड होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, एक एटम के अंदर होते हैं। इन्होंने पूरी कहानी को इस तरीके से कोरिलेट कर दिया। तो इन्होंने बेसिकली हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चीजें ज्यादा बता दी। अब बात आती है सर, इन्होंने एक वर्ड बोला कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आगे जाके रदरफोर्ड जी ने इसकी कहानी का आगे थोड़ा सा चेंजेस बताए। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किया, वहां पे काफी चीजें नई देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो क्या है, सबसे पहले इन्होंने हमें बता दिया कि सर, मैं बोलूंगा कि आपने बता दिया कि यार पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सबसे बड़ी बात इनके जो ड्रॉबैक्स थे वो थे कि स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए कि क्या उसकी स्टेबिलिटी होती है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद में दूसरा हमारा मॉडल आया जो था हमारा अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो अब ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल बेसिकली क्या था, इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल को लिया। अब गोल्ड फॉइल की जब बात करते हैं तो उसकी थिकनेस लगभग 210 नैनोमीटर्स के आसपास थी। 210 नैनोमीटर यानी कि 2.1 इंटू 10⁻⁷। तो लिखना चाहो तो लिख लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी, अगर ये गोल्ड फॉइल की बात करते हैं तो 210 नैनोमीटर्स थी, यानी कि सर इसको लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर आप सभी लिखते हो। तो ये हमारी क्या थी, इसकी थिकनेस थी, 210 नैनोमीटर्स की थिकनेस थी। अब बात ही आती है कि सर 210 नैनोमीटर्स की आपने थिकनेस के बारे में तो बोल दिया, तो फिर आगे क्या? अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स थे। और अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, बोले सर ये एक तरीके से हीलियम के न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर ये अल्फा पार्टिकल था। अल्फा पार्टिकल की अगर मैं चार्ज की बात करते हैं तो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन की। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आप सभी का होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग कराया इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब इन्होंने देखा कि यार गोल्ड फॉइल के ऊपर जब इन्होंने इसको बम्बार्डिंग कराया तो इन्होंने देखा कि यार हमें जे थॉमसन जी ने बोला था कि किसी भी एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर
चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम। लेकिन सर इन्होंने देखा कि 99.86% अल्फा पार्टिकल है वो बिना डेविएट हुए निकल गए। कितना? बोलो सर 99.86% जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना डेविएट हुए निकल गए, यानी कि नो डेविएशन देखने को मिला। यानी कि सर ऐसा क्या हुआ, डेविएशन क्यों नहीं देखने को मिला? अगर मैं डेविएशन की बात करता हूं तो क्यों नहीं देखने को मिला? अगर मैं सिर्फ डेविएशन की बात करता हूं ऐसा क्यों हुआ, जबकि जे थॉमसन जी ने तो हमें यही बताया। फिर दूसरी कंडीशन उन्होंने देखी कि यार सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हुए हैं, डेविएट हुए हैं। 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो सर क्या हुए, जिनके अंदर यस यानी कि डेविएशन देखने को मिला। अगर डेविएशन देखने को मिल रहा है कितना, 0.14% अल्फा पार्टिकल्स के अंदर आप सभी को डेविएशन देखने को मिला। डेविएशन कितना हुआ, ये जो एंगल था वो 1 डिग्री से ज्यादा था, ये चीज थी। अब सबसे बड़ी बात आई कि यार रदरफोर्ड जी के दिमाग में आया ऐसा क्या कारण है, तो उन्होंने बोला कि जे थॉमसन जी ने जो आपको बताया उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। और इन्होंने बोला कि आप लोग जब यहां पे किसी एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तभी तो 99.86% अल्फा पार्टिकल क्या हुए, बिना डेविएट हुए निकल गए। और जो इसके अंदर चार्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत छोटे से हिस्से के अंदर चार्ज है जो इसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है, जिसको इन्होंने नाम क्या दे दिया था, न्यूक्लियस नाम दे दिया था। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके का मॉडल इनका था। ये स्क्रीन किसकी होती है, जिंक सल्फेट की स्क्रीन होती है, जिसके साथ आप लोग क्या करते हो, एक रोटेटेबल क्या लगा देते हो, माइक्रोस्कोप लगा देते हो, जो आपका क्या करता है, चेक करता है कि कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं जो जाके टकराए जिंक सल्फेट की स्क्रीन से, जिसकी वजह से वहां पे हल्की सी लाइटिंग आप सभी को देखने को मिलती है। तो ये इनका क्या था, पूरा मॉडल था। अब बात आती है सर यहां पे और क्या क्या चीजें, तो ये देखो यहां पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, लोड ब्रिक्स लगाई, क्यों, क्योंकि जिसके द्वारा ये यहां पे इधर उधर ना भागे, एक बीम की तरह फॉर्म में जाए। अब बीम की तरह फॉर्म में जाएंगे तो यार कहां पे होंगे, बोले सर जो हमारे पास गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर जाके टकराते हैं। अगर मैं सिंपल बोलूंगा कि देखो ये लिखा हुआ है यहां पे मोस्ट पास थ्रू, यानी कि सारे के सारे मोस्टली क्या हुए, पास हो गए। 99.86% अल्फा पार्टिकल क्या हुए, बिना डेविएट हुए निकल गए। अब जब ये बिना डेविएट हुए निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सर कि आप जो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप लोगों का जो जे थॉमसन जी ने बोला कि यार आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पॉजिटिव चार्ज, वो नहीं है, वो चीज गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में इन्होंने कुछ और चीजें बताई जो मैंने आप सभी को अभी बताई है, वही है कि अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाय 83 to 14 बिस्मिन की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स वेयर culminated into a narrow beam by their passes through the lead bricks. ठीक है, the beam was allowed to fall on a thin foil of gold, the thickness 2.1 into 10⁻⁻7 मीटर। जो मैंने वहां पे बताया वही चीज लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है the scattered alpha particle were observed through a rotatable detector consisting of zinc sulfate screened and a microscope। ठीक है, तो उसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी कहानी आई कि सर इसका रिजल्ट क्या था। रिजल्ट ये था कि देखो भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम का है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनसाइड क्या है, एटम के, वो बहुत छोटे से हिस्से के अंदर है। और ये जो चार्ज है इनसाइड वो क्या है, इन्होंने बोला कि एक्सट्रीमली बहुत छोटे से हिस्से के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। अब न्यूक्लियस बोलने के बाद में ये इनके रिजल्ट्स आ गए। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करता हूं तो वो कितनी होती है, उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि सर क्लोजेस्ट अप्रोच हम कैसे निकालेंगे। देखो बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्लोजेस्ट अप्रोच कुछ और नहीं है कि जब आप अल्फा पार्टिकल को आप लोग क्या कर रहे हो, बम्बार्डिंग करा रहे हो किसके ऊपर बेटा, आपने गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उसका जो न्यूक्लियस है उसके कितने नजदीक ये पहुंचता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग उसको बोल देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे पास ये अल्फा पार्टिकल है, बोला ठीक है। अगर अल्फा पार्टिकल की मैं बात करता हूं तो क्या है, बोला सर ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, बोला सर 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आप सभी का है, और इसको अगर मैं ई मान लेता हूं तो इसको बोल सकता हूं 2e। अब यहां से क्या हुआ, इसको तुमने बम्बार्डिंग कराया। अब आपको पता है कि अगर इस न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको मैंने नाम दे दिया Ze। जेड का मतलब है कि मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन ये एटॉमिक नंबर आप सभी का होता है Z से, तो Ze हमने यहां पे बोल दिया। अब क्या हुआ कि सर इसको मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी, मैक्सिमम देने के बाद में ये इसके यहां पे पहुंच गया, और ये जो डिस्टेंस इसकी बची इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, कि भैया ये कितना इसके पास पहुंचा है, इसको बोला जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोल दिया जाता है बेटा, इसको बोल दिया जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच, हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को,
इसको बोला जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे क्या है सर, एनर्जी कंजर्वेशन आप सभी को लगाना पड़ेगा कि भैया एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, बोले सर इसके पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी और बाद में क्या है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसके द्वारा हमारा फाइनल रिजल्ट है वो R0 इज इक्वल टू 2ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देते हो, कितनी देते हो, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग देते हो, जिसकी वजह से जो क्लोजेस्ट अप्रोच आती है वो आती है 3 × 10⁻⁻14 मीटर के आसपास आती है, जिसको आप लोग लिखोगे अगर FM यानी कि फर्मी मीटर के अंदर तो 30 फर्मी मीटर आप सभी को देखने को मिलती है। तो चलिए इसको मैं एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूं जिससे आप सभी को चीजें समझ में आ जाए। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि यार इनिशियली देखो, इनिशियली मुझे नहीं पता कितनी इनके बीच की डिस्टेंस है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट है, मुझे नहीं पता कितनी है, इनिशियली मुझे नहीं पता है क्योंकि बहुत दूरी के ऊपर है, हो सकता है कितनी दूरी हो मुझे नहीं पता हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू क्या होगी, बोला सर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता है कि इसका फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी आप सभी का होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है R² आप सभी का। अब आपको पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ Q1 कितना हो जाएगा, बोला सर 2E हो जाएगा, और Q2 कितना हो जाएगा, बोला सर ZE आप सभी का हो जाएगा। और अगर मैं K की बात करता हूँ तो K कितना होता है, बोला भैया 1/4πε0 आप सभी का है। अब इनिशियली मुझे बताइएगा क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी या नहीं होगी, बोला सर क्यों, क्योंकि इनिशियली इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, इनफाइनाइट है, और जब इनफाइनाइट कोई चीज होती है तो ऑब्वियसली बात है 1/∞ इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, यानी कि इनिशियली आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, बोला सर जीरो, प्लस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का पता नहीं है कितनी है क्योंकि, और दूसरा अगर मैं यहां पे बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, बोला सर इसके पास में पहुंचा जिसको आप लोग बोलते हो क्लोजेस्ट अप्रोच, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे R² नहीं बेटा, ये R ही लिखना, R² नहीं है, R² नहीं है, R है, सॉरी R है, सिर्फ R, ठीक है, R है, तो ये आपका हुआ। और Q1 क्या मतलब क्या हुआ, बोला सर 2E ZE डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R0, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी, बोलो सर जब इसके क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहे हो तो इसके पास जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और जब इसके पास जाके रुक जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि V² की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है जी। अब यहां से आप बताओ कि भैया इनिशियल है तो मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 है, ये हो जाएगा 2ZE² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R0 आपका है, क्या हो जाएगा 1/4πε0 2ZE² डिवाइडेड बाई R0 आप सभी का है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि क्लोजेस्ट अप्रोच को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा R0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/4πε0, और ये हो जाएगा 2ZE² डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्या यही है, देखो यही है कि 1/4πε0 2ZE² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसी को लिख सकते हो कि भैया R0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K 2ZE² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मेरे को एक चीज समझ में आ गई है कि R0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही R0 क्या होगा, कम होगा। R0 कम का मतलब है कि वो उतने ही पास उसके पहुंच पाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आप सभी को क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम देनी पड़ेगी, तब जाके चीजें आप सभी की यहां पे होगी। तो ये आपने देख लिया क्या हो गया है, बोलो सर ये हो जाएगा K 2ZE² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भैया, अभी तक जो इन्होंने रिजल्ट्स निकाले हैं तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो आप इसको क्या करते हो, प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच कितना निकल के आ जाएगा, बोलो सर क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 × 10⁻⁻14 मीटर, और अगर इसको लिखोगे तो 30 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर आप सभी का है, और इसी को लिख सकते हो 30
FM आप सभी लिख सकते हो, यानी कि फर्मी मीटर आप सभी क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो 30 फर्मी मीटर इसकी क्या होती है, क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, जिसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो 3 × 10⁻14 मीटर और 30 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये 30 FM आप सभी का होता है, जिसको आप लोग बोलते हो क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसके बाद में अगला जो होता है बेटा, वो आपका होता है पैरामीटर्स, यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब यह है बेटा कि जब आपके सामने ये आता है इंपैक्ट पैरामीटर की, अगर हम लोग बात करें सिंपली तो क्या होगा, बोलो सर इंपैक्ट पैरामीटर की जब बात की जाती है तो आपका जो ये ट्रेजेक्टरी है आप सभी की, किसकी बेटा, अल्फा पार्टिकल की, और जो आपका न्यूक्लियस है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी डेरिवेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो ये हो जाता है kZe² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट के अंदर 1 + cos θ 1 - cos θ। ये आप लोगों का क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर। अब बात आती है सर, ये तो हुई बात, अब यहां पे सबसे बड़ी बात ये थी कि यहां पे कुछ ड्रॉबैक्स थे। बोलो सर कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे। एक तो इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। अब स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोला, इन्होंने बोला था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है वो क्या करता है, उसकी एनर्जी रेगुलरली क्या होती रहती है, रिड्यूस होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा जाके न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा, और जब न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो न्यूक्लियस को क्या कर देगा, तबाह कर देगा। यानी कि ये इसकी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी चीज, अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो कोई ना कोई स्पेक्ट्रम आप सभी को प्रोवाइड करेगा, यानी कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, लेकिन ये उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यार ऑब्वियसली बात है, देखो तुम अगर कोई चीज को मतलब रिलीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो रिलीज कहीं तो दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिखा। यानी कि लाइट अगर तुम लोग रिलीज कर रहे हो, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। दूसरी स्टेट से अगर प्राइमरी स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी जो उसके पास एक्स्ट्रा है उसको रिलीज करेगा। क्योंकि देखो आपने चंद्रयान को भी देखा था, चंद्रयान में क्या था कि सर अगर मुझे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर मूव कराया जा रहा था तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे थे जो वहां पे डिफरेंस अमाउंट था वो, और उसके अलावा वो क्या कर रहा था, उसके अंदर रेगुलरली मूव कर रहा था, कोई एनर्जी को क्या कर रहा था, लॉस नहीं कर रहा था। लेकिन इन्होंने उसके बारे में नहीं बताया। अब ये किसने बताया, ये हमें बताया बोहर जी ने। किसने बताया, बोहर जी ने। तो आइए, बोहर ने अपने 3 पोस्टुलेट्स को दिया, और 3 पोस्टुलेट्स के अंदर पहला जो पोस्टुलेट था वो यही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों तरफ क्या है, मूव करते रहते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एटम, देखो ये रहा, देखो क्या लिखा हुआ है, बोहर पोस्टुलेट दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता रहता है हमारे एटम के अंदर, ठीक है। अब आप बताइएगा, तो इन्होंने हमें बोला कि अगर जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर वो मूव करता है वो उनके अंदर वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर वो उसको ना तो किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। यानी कि अब जो उन्होंने बोला ना कि जो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए, यहां पे वो चीज पता लग गई कि यार सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर वो मूव करते हैं और वहां पे उनको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर वो मूव कर रहे हैं तो उन्हें एनर्जी रिलीज करने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि वहां पे एनर्जी आपकी क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो उन ऑर्बिट्स के अंदर मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2π के, उन्हीं के अंदर ये मूव करेंगे। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π क्या होता है, बोला सर 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो अब एंगुलर मोमेंटम है, किसकी बात की, एंगुलर मोमेंटम की बात की, याद रखिएगा। तो L = क्या है, बोला सर nh/2π आप सभी का हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम को और क्या लिख सकते हो, बोला सर mvr हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, mvr हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, mvr। अब यहां पे इसी को जो ये n होता है बेटा, n को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल देते हैं, और साथ ही साथ जो ये इक्वेशन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं बोहर्स की क्वांटाइजेशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन या इक्वेशन हम लोग इसको बोल देते हैं। थर्ड जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब यहां पे सबसे पहले इन्होंने बोला कि यार आपके पास कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहां पे बोलता हूं, सुनना, मैंने बोला सर कि अगर मेरे पास कोई भी एक ग्राउंड स्टेट है, यहां से ये मान लीजिए इसकी एक्साइटेड स्टेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलता हूं कि इसके अंदर इनिशियली जो है वो EI है, यानी कि इनिशियल एनर्जी इसके अंदर ये है, और ये क्या है, EF है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आप सभी के पास है तो ये अपने आप इस स्टेट से बाहर नहीं निकल सकता है। इसको क्या है, हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से जो इसके डिफरेंस के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि मैंने इसको E दे दी। E देने के बाद में क्या हुआ कि सर ये क्या करेगा, अपने घर को छोड़ के चला जाएगा। ये यहाँ पे पहुंच गया, मान लो अब ये पहुंच
पहुंचने के बाद में यहाँ पे कितनी देर रुकेगा, सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड वहां पे स्टे करेगा और वापस क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा लोअर ऑर्बिट के अंदर। और जब ये लोअर ऑर्बिट के अंदर आएगा तो उस केस के अंदर ये क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व की थी उसको क्या कर देगा बेटा, रिलीज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिलीज कर देगा। और रिलीज की वजह से यहाँ पे रिलीजिंग स्पेक्ट्रम आप सभी को मिलता है और अब्जॉर्ब करता है, तो जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें से वो लाइन आपको नहीं दिखाई देगी जिसको इसने क्या किया, अब्जॉर्ब किया है। तो आप क्या बोलोगे, बोले सर अगर इनिशियल ऑर्बिट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको अगर एनर्जी एक्स्ट्रा हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं तो वो फाइनल उसके अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF माइनस में क्या हो जाता है, EI आप सभी का हो जाता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यानी कि फाइनल के लिए अगर आपको जाना है तो आपको जो भी है, क्योंकि देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 13.6 होगा और ऊपर वाले की बात करते हैं तो -3.4 आपका होता है। इसकी ये आप लोगों का क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होती है, वो आपकी क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेता है तब जाके वो अपने घर को छोड़ के जाता है। तो ये पूरी कहानी आप सभी को देखने को मिलती है। अब बारी आती है कि सर ये हमारे यहां पे वैल्यूज क्या होंगी, किस तरीके से होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि सर देखो एटम के अंदर हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमते हैं, बोला सर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, अब सोचना थोड़ा सा, मैं आपको सोचने वाले के लिए बता रहा हूं। यहां पे मान लीजिए मैंने बोला कि सर ये मान लीजिए तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये ZE है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं। तो बताओ एक चीज मुझे बताना कि बोला सर यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मैंने बोल दिया R है। तो आपको पता है ये दोनों अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन सर अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है वो क्या कर रहा है, इसको रोटेट कराने में मदद कर रहा है। और एक्चुअली में वही फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, हाँ या ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होता है, जो इनके बीच में फोर्स लगता है उसी फोर्स की बात हम लोग करते हैं। यानी कि एक्चुअली में हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी से एक बार बताइए। बोलो सर बिल्कुल ठीक है, ये तो अब एकदम समझ में आ गया। अगर ये एकदम से समझ में आ गया मेरे भैया तो अब आओ काम की बात करते हैं। आपको क्या बोला गया था कि ये उन ऑर्बिट्स के अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, वो मल्टीपल होगा किसका, h/2π के। तो मैं यहां पे बोल देता हूं कि एंगुलर जो मोमेंटम है वो L है और किसके बराबर है, NH बाई क्या है, NH बाई, ठीक है, NH/2π आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बोले सर MVR आप सभी का हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि सर ये तो हो गया MVR इज इक्वल टू क्या होता है, NH/2π आप सभी का हो गया। दूसरा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कितना होता है, बोले सर ये हो जाता है K की वैल्यू 4πε0 हो गया है और Q1 क्या है, ZE आपका हो गया है और E आपका ये हो गया है, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि R² और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, MV² बाई क्या हो जाता है, R। ठीक है जी, ये आपके पास है। तो इसको लिख सकते हो ZE² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4πε0 R², और यहाँ पे आपका हो जाएगा MV² बाई R। इसका जो रिजल्ट है ना बेटा वो हमारे लिए काम की चीज है। अब यहाँ पे बताइए मुझे V² को खत्म करना है, तो यार इसके लिए यहाँ पे V है वहां पे V² है, वो मुझे खत्म करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा और ये हमारा हो जाएगा M² V² R² इज इक्वल टू क्या हो जाता है, NH/2π आप सभी का आ जाता है। और ये NH/2π नहीं, N² H² डिवाइडेड बाई 4π², ये तुम्हारे पास आ गया, 4π² आप सभी के सामने आ गया। अब क्या करोगे, बोले सर इस इक्वेशन का इसके अंदर क्या लगा दो, भाग लगा दो, काटापीटी कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जैसे ही तुम इस इक्वेशन के अंदर इसका डिवाइड करोगे तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि आप लोग इसको कर सकते हो, कैंसिल आउट जो भी करना है। तो यहां से आपको मिल जाएगा Rn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, N² H² ε0 है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M πZE²। ठीक है जी, ये आपका रिजल्ट फाइनल मिलेगा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद में। ठीक है, इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद में देखो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो यहां पे लिखोगे कि 2 डिवाइडेड बाई 1, बस आफ्टर दिस वी गेट, ठीक है, तो वी गेट, तो ये हमें मिल गया, क्या आ जाएगा, Rn इज इक्वल टू, यानी कि ये हो जाएगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो क्या हो जाएगा, Rn इज इक्वल टू N² H² ε0 डिवाइडेड बाई M πZE²। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसकी सारी वैल्यूज को अगर हम लोग रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ H की वैल्यू तुम्हें पता है, ε0 की पता है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो m भी हमें पता है, पाई भी हमें पता है, e भी हमें पता है। तो E² की हम लोग वैल्यूज रख देते हैं। तो रख दोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाता है Rn इज इक्वल टू 0.529
इनटू में हो जाता है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, और किसके अंदर आता है जल्दी बताओ, किसके अंदर आता है? बोलो सर एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है जी। तो ये तुम्हारा आ जाता है एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये तुम्हारा किसके अंदर आ गया? एंगस्ट्रॉम के अंदर। अगर ये एंगस्ट्रॉम के अंदर आ गया तो बात खत्म। तो एंगस्ट्रॉम के अंदर कितना आ गया? 0.529, कितना आ गया? 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, एंगस्ट्रॉम के अंदर आप सभी का आ गया। तो आप लोग बोलोगे कि आर जो एन है, आर एन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एन स्क्वायर के, और आर एन जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। तो दिमाग में ये दोनों चीजें रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग कर पाओगे। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 के लिए निकालता हूं तो क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई जेड ई स्क्वायर है। या फिर आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि मान लो अगर आपको R1 निकालना है तो क्या हो जाएगा? बोलो सर एन स्क्वायर आर नॉट आपका है, यानी कि पहला। अगर इसको 2 निकालना है तो इसको क्या कर दोगे? 1, इसको क्या कर दोगे? 1, और ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बोलो सर n की जगह क्या लेना है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर R1, यानी कि सर सीधा सीधा 4R1 आप सभी का हो जाएगा अगर R2 की बात करूंगा। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट्स भी आने चाहिए। कई बार वो आप सभी को इसलिए वो कह देता है क्योंकि कई बार वो आप सभी से सवालों को सॉल्व करवा लेता है इस तरीके से भी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी एंगुलर मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? बोलो सर L इज इक्वल टू MVR। देखो अभी आपने ये पूरा सवाल सॉल्व किया, 0.529 है, 0.529 है इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड है, एंगस्ट्रॉम के अंदर है, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो बेटा फंस जाओगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? बोलो सर एल की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात है, तो यहाँ पे एन एच बाई 2 पाई आप सभी का हो जाता है। बोलो ठीक है जी। अगर ठीक है तो इसको क्या लिखोगे? बोलो सर इसको लिखेंगे MVR इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई आप सभी का है। तो एन की अगर आर की वैल्यू की बात करते हैं तो कितना हो जाता है? बोलो सर ये हो जाएगा MV, और आर की बात कर रहे हो तो आर की वैल्यू क्या है? बोलो सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? बोलो सर एम पाई जेड ई स्क्वायर आप सभी का है इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई यहां से काटा पीटी करो। बोलो एक एच से एक एच गया, एक बच जाएगा, एक एन से एक एन गया, एक बच जाएगा, एम से एम गया, और इस पाई से ये पाई गया। ठीक है, और तुझे क्या निकालना है? v की वैल्यू निकालनी है, तो जेड ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी एन क्या हो जाएगा? बोलो सर जेड ई स्क्वायर डिवाइडर बाई क्या हो जाएगा? बोलो सर देखो 2 यहाँ पे है, ठीक है 2, और ये क्या हो जाएगा? n है, h है, एप्सिलॉन नॉट है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, एन एच एप्सिलॉन नॉट आप सभी के पास आ जाएगा। तो यही तेरा क्या हो जाता है? रिजल्ट, यही तेरा रिजल्ट है। और इसी के अंदर तू अगर पैरामीटर्स को रख देता है, जो भी वैल्यू, जैसे ई की वैल्यू तुझे पता होनी चाहिए, ई की वैल्यू रख दे, एन तो तेरे पास नहीं है, एच की वैल्यू रख दे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दे, 2 की वैल्यू रखेगा, तो ये तेरा आ जाएगा 13.6 के आस, वो सॉरी 2.18 इंटू 10⁻6 के आसपास ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻6। तो ये आप लोग लिखोगे कि वी एन कितना आ जाएगा? बोलो सर ये आ जाएगा 13, वो कितना आ जाएगा? 2.18, कितना आएगा? 2.18, तो 2.18 इंटू 10⁻6 है, और 10⁻6 है, ठीक है 10⁻6 है, इंटू में क्या आ जाएगा? z डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? n, तो n है, और ये किसके अंदर आ जाएगा? बोला मीटर पर सेकंड के अंदर। तो ये रिजल्ट भी आप सभी को पता होना चाहिए, सिंपल सा रिजल्ट है मेरे भैया, तुझे पता होना चाहिए कि वी एन इज इक्वल टू 2.18, क्या है? 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड डिवाइडेड बाई n है, मीटर पर सेकंड आप सभी का ये हो जाता है अगर सारे पैरामीटर्स की वैल्यू रख देते हो। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, ये तो हमने नॉर्मल चीजें कर ली। अब बात आती है सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कई बार फ्रीक्वेंसी आप सभी से पूछ ली जाती है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो क्यों पूछ ली जाती है, क्योंकि कई बार आप सभी ने देखा होगा कि न्यूमेरिकल्स के अंदर, देखो CUT 2022-2023 के अंदर आपसे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के बारे में पूछ लिया गया था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड के हैं, उनके से भी ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट की बात करते हैं तो क्या होती है? देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है? मतलब भैया फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। बोलो हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। और टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो सर टाइम की बात करोगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होती है? एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो 2 पाई आर के बराबर, नीचे आ जाएगा v, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में क्या आ जाएगा? आर। आर की वैल्यू क्या है? बोला सर आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्या है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है, एम पाई जेड ई स्क्वायर। बोलो है ना, यही था तुम्हारा एम पाई जेड ई स्क्वायर है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं दूसरे की, तो यहाँ पे देखो नीचे v है, v को जस्ट उल्टा कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा? बोलो सर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर, ठीक है जेड ई स्क्वायर ना, जेड ई स्क्वायर डिवाइड ऊपर क्या आ जाएगा? 2NH एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? बोलो सर देखो 2 to 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई गया। ठीक है, और क्या कट सकता है? जेड स्क्वायर नहीं कट सकता, एम नहीं कट सकता, नहीं कट सकता ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,
ठीक है, n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा mz स्क्वायर e टू द पावर 4, यही है 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर mz e स्क्वायर e टू द पावर 4, mz स्क्वायर e टू द पावर 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेना बेटा, हो सकता है कैलकुलेटिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा mz स्क्वायर e टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाई 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास आ गया है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आप सभी के सामने आ गए। अब सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए जो तीन चीजें निकालनी है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, उसकी बात हमें यहाँ पे करनी है। तो भैया अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ, लिखिएगा। बोलो सर क्या हो जाता है, बोलो सर काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी nth ऑर्बिट के अंदर। भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बोलो सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आप सभी का होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, और mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो सर v है, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोलो सर 2 2 जा 4 n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो सीधा सीधा आ जाएगा 1/8 mz स्क्वायर e टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो ये तेरे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, mz स्क्वायर e टू द पावर 4 है, 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं क्या हो जाएगी, बोलो भैया पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ठीक है, nth ऑर्बिट की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, nth ऑर्बिट की बात करते हैं बेटा, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है R होता है। ठीक है, R होता है। तो यहाँ पे आपको पता है ये विद साइन लिखेंगे। अगर Q1 की मैं बात करता हूँ तो मान लीजिए ZE हो गया है, लेकिन Q2 की मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन है यानी कि -E आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसकी बात आप लोग यहाँ पे कर रहे हो तो माइनस का साइन आप सभी का आ जाएगा। और R की बात करोगे तो R इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो सर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई जेड ई स्क्वायर, ये तेरे पास है। ठीक है, आइए भैया रख दो इसके अंदर। तो k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 क्या हो जाएगा, बोलो सर माइनस बाहर ले लो, बात खत्म, तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर। ठीक है, जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, बोलो सर इनटू में आ जाएगा R नीचे है तो ये उसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा m पाई जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा NH स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से देखो क्या क्या कट सकता है, क्या कट सकता है भैया, पाई से पाई गया। ठीक है, और क्या कट सकता है, 4 से 4 कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, डन। तो यह आ जाएगा माइनस का 1/4 m z स्क्वायर ई टू द पावर 4 है, m z स्क्वायर ई टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, बोलो सर m z स्क्वायर ई टू द पावर 4 है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन माइनस का है, मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा यार, वहां तो 1/8 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो जिससे कंपैरिजन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जिससे क्या हो जाएगा, कंपैरिजन होगा, ऑब्वियसली बात है। और जब कंपैरिजन होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2/8, तो ये क्या हो जाएगा m z स्क्वायर ई टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, क्या हो जाएगा m z स्क्वायर ई टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आप सभी का हो गया। अगर ऐसा हो गया है तो क्या मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं, इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो माइनस तो नहीं है तो माइनस आएगा, और यहां 2 है वहां 2 नहीं है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करोगे तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप सभी की हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं टोटल एनर्जी की, क्या होती है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, बोलो सर अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो लिखो टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट।
तो भैया टोटल एनर्जी कितनी होगी nth ऑर्बिट के अंदर, कितनी होती है? बोला सर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा, बोला पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। क्या दिक्कत है? तो लिखोगे ये हो जाएगा माइनस का 2/8 है और ये हो जाएगा mz² e⁴ है डिवाइडेड बाई n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, यही आप सभी के सामने आई। ये क्या है? तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिख दो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/8 mz² e⁴ है डिवाइडेड बाई n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा माइनस का 1/8। कितना आ जाएगा? माइनस का 1/8 है और ये आ जाएगा mz² e⁴ डिवाइडेड बाई n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास टोटल एनर्जी आ गई है। ये तुम्हारे पास क्या है? टोटल एनर्जी, यानी कि ये माइनस का आया है, माइनस का, तो वो भी माइनस का है, तो यहां पे ऑलरेडी माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस माइनस से तो खत्म, यानी कि प्लस का क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स। प्लस का क्या आ जाएगा बेटा? प्लस का 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। तो ये तुम्हारे दिमाग में याद रख लेनी है तुम्हें। ये एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल कई बार आप सभी से पूछ लिए जाते हैं कि भैया बताओ आपको टोटल एनर्जी दे देगा, बोला काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, तो आप लोग उसको कैलकुलेट कर पाए। तो ये तुम्हारी क्या होती है? माइनस का 1/8 है, mz² e⁴ है, n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। ठीक है जी, अगर ये ठीक है तो अब मेरे को बताइए क्या हो सकता है? क्या मैं इसके अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू रख दूं? क्या इसके अंदर मैं वेरिएबल्स की वैल्यू रख दूं? तुम्हारे पास क्या क्या है वेरिएबल्स? बोला सर यहाँ पे m है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, m है, तुम्हारे पास e है, तुम्हारे पास h है और तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पे लिखूंगा पुट दी वैल्यूज ऑफ किसकी बेटा? यहाँ पे m e⁴ h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? माइनस का 13.6 इंटू z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये आप सभी की आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आप सभी की ये आ जाती है। कितनी है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का हो जाता है। तो इसी के बेसिस पे आप सभी को इसका स्पेक्ट्रम बनाना है। किसका स्पेक्ट्रम बनाना है? तो चलिए याद रख लीजिएगा, माइनस का 13.6 इंटू z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, थर्ड ऑर्बिट के अंदर कितनी होती है, फोर्थ के अंदर कितना है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं और समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि एनर्जी लेवल्स ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो आपने क्या पढ़ा, प्लस टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो माइनस का 13.6 इंटू में क्या आ जाएगा? बोलो सर z² डिवाइडेड बाई n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने निकाला। बोलो बिल्कुल ठीक है, यही हुआ। अब बेसिकली हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं? बोलो बेसिकली हम लोग सर ये जो कर रहे हैं ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कर रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होते हैं? जिनके लिए z की वैल्यू 1 होती है, जिनके लिए z की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्या हुआ? बोला सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन के लिए z बराबर क्या हो जाता है? 1। और सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं कि n1 बराबर 1 के अंदर एनर्जी कितनी है। तो इसको मैं एनर्जी लिख लूं, E लिख लूं, बात खत्म, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा E। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 13.6 इंटू में क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोगों की क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी होगी। क्या यही है? तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर क्या है? माइनस का 13.6, ये आपका। इसी को आप लोग क्या बोलते हो? इसी को आप लोग इसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हो। क्या बोलते हो? ग्राउंड स्टेट। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला जाता है? एक्साइटेड स्टेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट? तो भैया एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग ये होता है, क्या होता है एक्साइटेड? अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? तो सर एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है उसको देखिए। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि जब भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके ग्राउंड स्टेट में है और एनर्जी लेने के बाद में ये अपर स्टेट के अंदर चला जाता है, तो n1 बराबर 1 है, n2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी एक्साइटेड स्टेट। यानी कि ये इसकी क्या कहलाती है? ये कहलाती है इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आप सभी की हो गई है। बोलो हाँ है ना?
अगर मेरे भैया ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई है तो अब आइए काम की बात करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बोलो सर ये होता है एक्साइटेड स्टेट अगर आपको निकालनी है तो ये हो जाता है n+1 आप लोग करोगे। n की वैल्यू क्या है, जो भी अगर फर्स्ट बोल रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड बोल रहे हो तो सेकंड। जैसे फर्स्ट मैंने बोला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मैंने यहाँ पे बोला, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर मैंने यहाँ पे बोला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका मतलब है n+1 है, यानी कि सर सीधा सीधा क्या बोलोगे 1+1 यानी कि सर 2। तो n बराबर क्या आ जाएगा 2, n बराबर क्या है 2, यानी कि सेकंड की बात कर रहे हो, सेकंड ऑर्बिट की आप लोग बात कर रहे हो। तो n+1 है तो अगर मैं सेकंड की बात, थर्ड की बात करता हूं तो 3+1 यानी कि 4 हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं टोटल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या है, जहां पे तुम n बराबर क्या ले रहे हो 2, तो n बराबर 2 लोगे तो ये आ जाएगा -13.6, कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा तुम्हारा, बोला सर -13.6 इंटू में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो सीधा ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4। तो सीधा सीधा -3.4 आप सभी का है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोलो ठीक है जी, इसको 0 लगा लो, 40 कर दो, ठीक है। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करता हूँ तो थर्ड के अंदर कितना हो जाता है, बोला सर E3 इज इक्वल टू -13.6 है इंटू में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर निकालते हैं तो -13.6 डिवाइडेड बाई 9 हो गया। तो 9 से बात करोगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 बचेगा तो 9 पंजे 45, 5 आ गया है, 9 पंजे 45, 1 बचेगा तो 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का है। तो इस तरीके से ये वैल्यू चलती हुई चलती है। तो टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो स्टेट बाय स्टेट आप सभी इस तरीके से निकालते हो। अब बारी आती है कि सर मुझे मान लीजिए मेरे को ये कहना है कि सर मेरे को स्पेक्ट्रम किस तरीके से मिलेंगे, आगे चीजें क्या होंगी। तो उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो उसके लिए देखो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ ले आता हूं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ले आता हूं, ठीक। टोटल एनर्जी तो हमने देख लिया ना, तो हटाओ इसको, डन, ठीक है हटाओ। तो यहां से देखो आपको क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजों की बात आती है, तो उनको हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हुए। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको यहाँ पे काफी चीजें समझा दी हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर किस तरीके से और चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। बोला सर जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को छेड़ के दूसरी स्टेट के अंदर जाता है तो वहां पे काफी चीजें उसके सामने आती हैं। क्यों, क्योंकि सर क्या करेगा, जहां पे देखो इसने क्या किया, अब्जॉर्ब करेगा, तो उस जगह आपको क्या होती है, ब्लैक स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको पता होनी चाहिए लाइमन सीरीज की अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं तो 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर तक है, 365 नैनोमीटर तक है, 656 नैनोमीटर तक है, 820 नैनोमीटर तक है। पाशन सीरीज की बात करते हो तो लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट्स, पी फुंड, हम्प्रे, ये आप सभी की क्या होती है, सीरीज होती हैं। तो इन्हीं सीरीज के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आओ इन्हीं सीरीज के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज आप सभी को बता दूं। देखो यार, आपने एक चीज क्या पढ़ी थी अभी अभी मेरे को एक चीज बताओ, आपने ये पढ़ा था ना, बोले सर क्या पढ़ा था, बोले सर जब भी मेरे पास अगर कोई भी ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, यहां से अगर मैं अपर स्टेट के अंदर जाता हूं, मान लो कि ये तुम्हारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और इस ग्राउंड स्टेट से आप क्या कर रहे हो, अपर स्टेट में जा रहे हो। तो मैंने बोला कि ये n1 बराबर क्या है 1 है, और ये n2 बराबर क्या है 2 है, ठीक है। अब ये कुछ भी और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ इतना सा आपको बता दिया। मैंने बोला ठीक है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो आपने बोला कि इसको आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की, बोलो है ना। तो ये आपने क्या दिया, ई दिया, और यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि इसकी इनिशियल जो भी था वो एनर्जी इतनी थी, और ये इसकी क्या है, फाइनल एनर्जी। तो हमने क्या लिखा था कि अगर आपको इस एनर्जी की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको एनर्जी चाहिए कि भैया कितनी एनर्जी दी, तो इसके अंदर फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी करना पड़ेगा, बोलो है ना, यही करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, समझ गए हैं आप सभी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस फर्स्ट के लिए एनर्जी निकालना चाहूं, यानी कि इनिशियल के लिए अगर एनर्जी निकालना चाहूं, मुझे nth 1 ले रहा हूं, लेकिन मैं इसको 1 ना लेके मैं 1 के लिए कंसीडर कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होता है, बोला सर -13.6 है इंटू जेड स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ठीक है जी। अगर मैं दूसरे की निकालना चाहूं यानी कि फाइनल की, तो क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो सकता है -13.6 इंटू में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आप सभी का हो गया। अब सबसे बड़ी बात, इन दोनों का डिफरेंस ही तो मुझे लेना है,
इन दोनों का डिफरेंस ही मुझे चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस अगर ले लेता हूं तो उससे मेरा काम हो जाएगा। अगर लेता हूं तो आइए देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला कि सर फाइनल की बात है तो इसको क्या लिखोगे, बोलो सर फाइनल की बात है तो यहां पर फाइनल के लिए ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू फाइनल है, फाइनल क्या होता है, बोला माइनस का 13.6, माइनस का 13.6 इंटू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा N2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, बस सर 13.6 है इंटू में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा N1 का स्क्वायर है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं बाहर इसको क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव वाले को आगे ले लेता हूं, मेरा काम बन जाएगा। बोला सर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर यहां पे लिख सकता हूं 13.6, तो 13.6 इंटू में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 का स्क्वायर माइनस में 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 का स्क्वायर है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही कन्वर्जन करा दिया है, तो आपको याद रखना है चाहे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको हमेशा लोअर को 1 कंसीडर करना है और ऊपर वाले को क्या करना है बेटा 2 कंसीडर करना है। तो आपको मान लो बोला जाता है 4 से 3 पे आओ या 3 से 4 पे जाओ, तो दोनों केसेस में जो 3 होगा वो आपका N1 होगा और जो 4 होगा वो आपका N2 होगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, सबसे पहले मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चल रहा है और यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो E को क्या लिख सकता हूं, एच सी बाई लैम्डा लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। अगर लिख सकता हूं तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं 13.6 है इसको और जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, यहां पे क्या बच जाएगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। और ये एक्चुअली में किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, अभी तक किसके अंदर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आप सभी का चल रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात मैं क्या करता हूं, यहां पे अगर मैं इसको लिख लेता हूं, क्या वह इसको लिख लेता हूं 1/लैम्डा कर लेता हूं और एच सी को इसके नीचे ले जाता हूं। तो याद रखिएगा जो ये एच सी 13.6 डिवाइडेड बाई ये है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये देखो 13.6 डिवाइडेड बाई एच सी है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद में इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद में अगर मैं 1/r लिखता हूं तो इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 910 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी, 911 एंगस्ट्रॉम और 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 912 एंगस्ट्रॉम आप सभी लिखोगे, यानी कि अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता हूं, इस वाली वैल्यू को क्या कंसीडर कर सकता हूं, एक कांस्टेंट ले रहा हूं r, जो रिबक्स आपका कांस्टेंट होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा r जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। तो ये तुम्हारे पास है, तो 1/लैम्डा की बात कर रहे हो, ठीक है। आर आप निकालोगे 1/r एंगस्ट्रॉम के अंदर निकलता है, यानी कि अभी तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो 1/लैम्डा है, तो 1/लैम्डा है तो ये क्या हो जाएगा मीटर माइनस 1 इसकी यूनिट आ जाती है, क्या हो जाती है मीटर माइनस 1। तो इस तरीके से आप लोग वेवलेंथ निकालते हो, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हुआ r जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखनी है। f क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है, h क्या होता है प्लांक्स कांस्टेंट होता है, c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात करते हैं, और इसके अलावा और क्या बचा हुआ है z है जो आपका एटॉमिक नंबर है, n की बात करते हैं तो ये आपका ऑर्बिटल नंबर है कि भैया यहां पे किस तरीके से सारी चीजें चलने वाली हैं। ठीक है, आ गया सर, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं यहां पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और इनकी बात करते हैं, क्योंकि देखो आपने एक तो फॉर्मूला निकाल लिया कि भैया 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर आपने निकाले और मीटर माइनस 1 आएगा क्योंकि लैम्डा की बात है, मीटर माइनस 1 की बात है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, देखो आपको पता होना चाहिए आपकी कुछ सीरीजेज होती हैं, एक होती है लाइमन सीरीज, एक होती है बाल्मर सीरीज, एक होती है पाश्चियन सीरीज, ब्रैकेट पीफुंड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पुरानी कौन से जिसको सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, तो वो थी तुम्हारी बाल्मर सीरीज। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं लाइमन सीरीज, तो ये किसके अंदर लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती है, किसके अंदर लाई करती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये किसके अंदर लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई कर रही है, याद रख लेना अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी मैं बात करता हूं बाल्मर सीरीज, तो ये लाई करती है तुम्हारे विजिबल रीजन के अंदर, किसके अंदर बात करती है, ये लाई करती है तुम्हारी विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है जी, तो ये आ गया विजिबल रीजन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आगे कौन सा है, बोला सर ये किसके अंदर करती है, ये सारी की सारी IR रीजन के अंदर है। ये क्या होती है HIR यानी कि हाई इंफ्रारेड है, तो ये भी क्या है IR रीजन। तो ये सारी की सारी IR रीजन के अंदर, तो तुमसे वो कंफ्यूजन किस में कराता है, विजुअल रीजन और UV रीजन, इसके अंदर आप सभी से क्या करता है, कंफ्यूजन कराता है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, लाइमन सीरीज को कब इन्वेंट किया गया था, तो 1906 के अंदर, और इसको कब किया गया था, ये 80s में था, यानी कि 1885 के अंदर था, 1885 के अंदर था। ये तुम्हारी कब इन्वेंट की गई थी, तो 1885 था। ठीक है, इसके बाद में देखो ये 6 है, तो 8 के अंदर यानी कि 1908 के अंदर तुम्हारी
तुम्हारी कौन सी करी गई, पाश्चन को ले आए 1908 के अंदर, ठीक है भाई। और 1922 के अंदर तुम्हारी क्या आ गई थी, ब्रैकेट्स आ गई थी 1922 के अंदर, 1922 के अंदर। 1924 के अंदर क्या आ गई थी बेटा, तुम्हारी आई थी पी फुंड। तो तुमसे ईयर भी पूछा जाए तो आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ एक और तुम्हारा लास्ट होता है, वो होता है हम्फ्रे, लेकिन हम्फ्रे आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आप सभी को वो नहीं बता रहा हूं। अब यहां पे आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, सुन लीजिए कि भैया आपकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है। अगर पाश्चन सीरीज बोला जाता है, बाल्मर सीरीज बोला जाता है, और ब्रैकेट्स बोला जाता है, पी फुंड है या फिर लाइमन सीरीज, तो इनकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है उसके बारे में याद रखना है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, आप जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है भैया, HF होता है, यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, F होती है। और अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं F, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है, यानी कि E इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, यानी कि जिसका लैम्डा मैक्सिमम होगा एनर्जी क्या है, मिनिमम। यानी कि कभी भी आपको लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए बोला जाएगा तो एनर्जी को आप सभी को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी आपको लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए बोला जाए तो एनर्जी को आप सभी को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, बोला भैया ग्राउंड स्टेट से, जो भी ग्राउंड स्टेट होगी वहां से आप इन्फिनिटी पे लेके जाओ। और ये क्या है, दोनों मान लीजिए 1 से 2 पे चला गया या 2 से 3 पे चला गया, इस तरीके से ये तुम्हारी क्या होती है, मिनिमम। यानी कि जो आसपास की दो लाइंस है उनके बीच की बात करोगे तो वो आपकी क्या होती है, मिनिमम होती है। और अगर मैक्सिमम तुम्हें निकालना है तो वो क्या होती है, जो एक दूसरे से दूर दूर होती है। यानी कि दूर का मतलब है एक आपने ग्राउंड स्टेट ले लिया, एक आपने इन्फिनिटी के ऊपर ले लिया, उन दोनों के बीच की जो बात करोगे ना वो आप सभी की क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। ओके वीरा, ठीक है। अब आओ यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैंने बोला सबसे पहले मेरा पास कौन सी है, लाइमन सीरीज है, तो आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि लाइमन है। मैं आपको एक तरीका निकालना सिखा दूंगा, उसके बाद में आप लोग करोगे। तो ये लाइमन सीरीज हो गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोला भैया बाल्मर सीरीज हो गया है, ठीक है, बाल्मर सीरीज हो गया है। इसके बाद में कौन है, बोला पाश्चन आपका है, क्या है बेटा, पाश्चन है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा पाश्चन, ठीक है। पाश्चन आप सभी का हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या होगी, ये तुम्हारी क्या होगी, पाश्चन, ठीक है, इसको पाश्चन लिख लीजिएगा। इसके बाद में ब्रैकेट्स और एक होती है पी फुंड, ठीक है जी। अब आओ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। देखो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है। देखो आपका ऊपर से अगर N1 में आ रहा है, N1 मतलब जहां 1 है, N बराबर 1 है, तो उसमें अगर आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाती है, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की बात करेंगे, दो चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है। बोले सर ग्राउंड स्टेट इसकी हो जाती है N1 बराबर 1, और इसकी अगर मैं बोलूं हायर स्टेट की अगर बात करोगे तो हायर तो कुछ भी हो सकती है। हायर क्या है, बोले सर N2 बराबर क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। अगर मैं बाल्मर की बात करता हूं तो बाल्मर की ग्राउंड स्टेट क्या होगी, बाल्मर की ग्राउंड होती है N1 बराबर क्या उतना हो जाएगा, N1 बराबर आपका होता है 2। यानी कि अगर तुझे बाल्मर सीरीज लेनी है ना तो आपको इन्फिनिटी से 2 पे ले आओ, 3 से 2 पे ले आओ, लेकिन 2 से नीचे नहीं आ सकते। 2 हमारी क्या हो जाएगी, बाल्मर सीरीज की स्टार्टिंग होती है। अब यहीं पे आपको हायर की बात करोगे तो हायर क्या हो जाती है, बोलो सर ये हो जाएगा N2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से पाश्चन की बात करता हूं तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, बोलो सर पाश्चन ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, बोलो सर N1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, और हायर स्टेट क्या हो जाएगी, बोला सर हायर की अगर मैं बात करता हूं तो हायर इसकी हो जाती है N2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, इस तरीके से, ठीक है। अगर ग्राउंड की बात करता हूं तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, बोला सर N1 बराबर क्या हो जाता है, 4, और इसके अलावा हायर तुम्हारा क्या हो जाता है, बोला सर N2 बराबर 5, 6, 7, इस तरीके से, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं पी फुंड की बात करता हूं तो पी फुंड के लिए ग्राउंड कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो ये ग्राउंड लिखा हुआ है ना इससे नीचे नहीं जा सकते ये लोग, बस याद रखिएगा। इससे ऊपर तो भले ही कहीं भी चले जाएं। हायर की बात करोगे तो N2 बराबर क्या हो जाता है, 6, 7, 8, 9, 10, और इस तरीके से जाता रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाता है। अब जैसे तुमसे पूछा जाए, मैं बोलता हूं कि लाइमन सीरीज की निकाल लो। लाइमन अगर मैं सीरीज की बात कर रहा हूं तो लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम निकाल दो और लैम्डा मैक्सिमम निकाल दो, अगर तुमसे पूछा जाए तो। और तुमसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ यहां पे लैम्डा मिनिमम का रेशो, लैम्डा मिनिमम बाल्मर का, लैम्डा मैक्सिमम पाश्चन के साथ निकाल दो। तो मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, उस तरीके को दिमाग में आप लोग बिठा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आप लोगों को कुछ अलग से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, ये मैं गारंटी आप सभी को देता हूं। तो सबसे पहले क्या हुआ, बोलो सर अगर मैं लैम्डा की बात करता हूं तो 1/लैम्डा है। अब मुझे बताइए लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या है, बोलो सर लैम्डा अगर मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम का मतलब क्या है। अगर लाइमन की बात कर रहे हो तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, 1, N2 बराबर क्या हो जाएगा, बोला भैया इन्फिनिटी, मैक्सिमम एनर्जी आपने कर दी। ये क्या हो जाएगा, R(Z²। ये किसके लिए बात कर रहे हो, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो Z बराबर क्या हो जाता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, बोले सर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/1
अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो सीधा सीधा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो सीधा सीधा आपका ये आ गया r। तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम की बात करूंगा, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा 1 अपॉन r आप सभी का है। और 1 अपॉन r को क्या ले सकते हो, बोलो सर मैंने आपको अभी बता के आया था, क्या लेते हो 1 अपॉन r को 910, 911, 912 जो भी लेना आप ले लो। तो इसके अंदर आपको नीचे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तो 912 एंगस्ट्रॉम उठा लो। तो 912 एंगस्ट्रॉम है, इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, नैनोमीटर्स। ठीक है, तो क्या यही थी या नहीं थी, देखो ये रहा, कहां गई वो मिनिमम 91 नैनोमीटर्स है, मिनिमम इसी के पास है। ठीक है, तो चाहो देखो मैंने ये लिखाया था ना 910, 911, 912, ये कब लेना होता है बेटा, नीचे जो भी वैल्यूज आएगी उसके अकॉर्डिंग लेना। जैसे नीचे अगर 4 आ गई है तो 4 को तुम किससे काटापीटी कर सकते हो, 912, 912 में आप जाओगे तो 304 बार आपका चला जाएगा। ठीक है, और अगर 4 से काटोगे तो ठीक है 4 से कट जाएगा। अगर मैं इसको देखूंगा ये 5 से कट सकता है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, मैं अभी बता देता हूं। देखो दूसरा ये होता है कि सर अगर आपको मान लो लाइमन का मैक्सिमम निकालना है, तो लैम्डा मैक्सिमम कैसे होगा, जब तुम्हारी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम कब होगी, बोला सर एनर्जी मिनिमम तब होगी जब ये दोनों एक दूसरे के पास वाली ऑर्बिट्स के अंदर जाए। n1 बराबर 1 है और n2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, बोला सर 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर r इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, जो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, बोला सर r, और इंटू में क्या आ जाएगा, बोला सर एलसीएम आ जाएगा 4 है, 1 को गुणा करोगे तो 4 माइनस 1, तो सीधा सीधा आ जाएगा 3r/4, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3r/4। ठीक है जी, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम निकालना है, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो सर 4/3 और इंटू में 1/r, तो 1/r। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या ले सकते हो, बोलो सर 912 लेंगे तभी तो काम चलेगा, क्यों कि बोला सर 4 डिवाइडेड बाई 3, और इसकी वैल्यू अगर 912 लूंगा तो मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। बोला सर 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो यह आ जाएगा आपका 1216 एंगस्ट्रॉम। तो सीधा सीधा बोलोगे सर 121.6 नैनोमीटर्स आप सभी का है। बोलो है ना, क्या यही है नहीं है, क्या लैम्डा मैक्सिमम है नहीं है, तो ये देखो 122 नैनोमीटर्स है, तो यही 121.6 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हो, 122। तो इस तरीके से आप सभी को निकालना आना चाहिए कि मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, किस तरीके से वैल्यूज को आप लोग कैलकुलेट करते हो। तो इस तरीके से आप लोग पूरी स्पेक्ट्रम है उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया लैम्डा मिनिमम का बाल्मर का मैक्सिमम के साथ रेशियो निकालो। आपको कैलकुलेशन इस तरीके से ही करनी है, कैलकुलेशन हमेशा इस तरीके से करनी है। आपको याद रखना है मिनिमम एनर्जी कब है, जो पास वाली के पास जा रहे हो, यानी कि 6 से 7 पे जा रहे हो, 5 से 6 पे जा रहे हो। अगर देखो लाइमन की बात करेंगे कहां से जाएगा, मिनिमम 1 से 2 पे जाएगा, बाल्मर के लिए 2 से 3 पे जाएगा, पार्शन के लिए 3 से 4 पे जाएगा, ब्रैकेट्स के लिए 4 से 5 पे जाएगा, पी फुंड के लिए 5 से 6 पे जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है मिनिमम एनर्जी के लिए। और मैक्सिमम एनर्जी मतलब जो तुम्हारी फर्स्ट स्टेट है उससे इंफिनिटी पे, फर्स्ट से इंफिनिटी, यहां से इंफिनिटी, यहां से इंफिनिटी, यहां से इंफिनिटी। तो इस तरीके से तुम्हें पूरा का पूरा ये सॉल्व करना है, जिसके अंदर सारी चीजें आप सभी को समझ में आ जाती हैं और आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो। इस तरीके से आपका ये स्पेक्ट्रम होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस के अंदर आप लोग जुड़ सकते हो अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करने के लिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, देखो अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करके Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो, या फिर आप लोग हमारे जो प्रीमियम बैचेस है उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। कैसे करना है, देखो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप सभी को अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आपको करना है ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज के बाद में आप लोग क्या करोगे, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाओगे, देन आपको यूजी के ऊपर जाना है। यहां पे देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, तो हम साइंस के हैं, तो साइंस के बैचेस अगर लेने हैं तो यहां पे जाएंगे, जो भी लेटेस्ट बैच चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बेटा मैं तो आपको हमेशा कहता हूं महापैक लीजिए, महापैक लेने से एक बेनिफिट है कि आपको चीजें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहां पे देखो ये बुक्स का, ये बिना बुक्स का है, तो बिना बुक्स का चाहिए तो बिना बुक्स पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, Y485 कूपन कोड लगाएंगे, Y485। जैसे ही Y485 लगाएंगे 7499.70 का ये आपको मिल जाएगा, 35% ऑफ मिल रहा है इस कोड पे Y485। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो हमारे बैचेस के अंदर जुड़ना, तो लगभग 6000 के आसपास आपको बैच मिल जाएंगे। तो जाइए एनरोल करिए और तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कैसा लगा ईमानदारी से, क्योंकि एक एक छोटी से छोटी चीज मैंने आप सभी को बता दीजिए जिससे आप सभी का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े लेवल का हो जाए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।